वर्क। कल बात हो चुकी है, उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं पहले। वर्क का मतलब क्या हुआ, हम लोगों को सबको पता है फोर्स क्या करेगा, डिस्प्लेस कराता है किसी बॉडी को। फोर्स डिस्प्लेस करवाएगा एक बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे लोकेशन तक। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक यहां पर कोई एक बॉडी रखी गई थी, और सपोज करो मैं इसके ऊपर ये एक फोर्स लगाता हूं एफ एट एन एंगल थीटा, और ये ब्लॉक कुछ देर के बाद यहां पर पहुंच जाएगा। सपोज करो एस डिस्टेंस है और यहाँ पे थीटा है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आने वाला था जिसको हम बोलते हैं एफ का कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा एफ का साइन थीटा। तो फोर्स का जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो इस ब्लॉक को यहां से लेकर के यहां तक मूव करवा रहा है, सही है ना। फोर्स का कॉस वाला कंपोनेंट एक ब्लॉक को एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस करवाया है, काम किया गया किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। इसी को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। व्हेन अ फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसेज अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है, देन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द सिस्टम बाय द फोर्स। तब क्या बोलते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरे जगह पर फोर्स के द्वारा किसी भी ब्लॉक को मूव करवाया गया है, तो वहीं हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां जरा ध्यान से, तो फॉर्मूला क्या बनाया जाता है वर्क का, एफ का कॉस कंपोनेंट वर्क किया है और डिस्प्लेस किया एस तक, तो ये हो जाता है एफ एस कॉस थीटा। अब इसको देख करके समझ में आता है हमें, अभी हम लोग कांस्टेंट फोर्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स। फोर्स हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है, इसकी वैल्यू लगातार वही बनी हुई है। एफ मान लो 10 न्यूटन है, 10 ही न्यूटन है वो। एफ एस कॉस थीटा, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कॉस थीटा लग गया, इसका मतलब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट है। तो मतलब क्या हुआ, फोर्स वर्क क्या आ जाएगा हमारा, एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसका यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। न्यूटन मीटर या जूल बोल दिया जाएगा, सही है ना। अरे फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं हम लोग, ठीक। डायमेंशन कल नहीं लिखा गया था, डायमेंशन जरा लिख लो, डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन कितना होगा, न्यूटन का कितना डायमेंशन होता है फोर्स का, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू होता है ना फोर्स का, और एक मीटर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अब, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो डायमेंशन कितना हो जाता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये डायमेंशन हो जाएगा। अब यहीं से हमको एक बात पता चला कि अगर अगर थीटा जो है हमारा 90 डिग्री से और जीरो के बीच में हो, अगर थीटा मेरा 90 और जीरो के बीच में होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, एंगल हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स वर्क क्या आने वाला है, पॉजिटिव। तो इसी को हम पॉजिटिव वर्क बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क बोला जाता है। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या हुआ, जब हमारा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट एंगल, जब एक्यूट एंगल बनेगा तो पॉजिटिव वर्क होता है। अगर ये एंगल ये हमारा 180 और 90 के बीच में चला जाए तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया एंगल। 90 से 180 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, डेट मीन्स वर्क हमारा कितना हो जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल, पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल, जैसे मान लो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा हूँ, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के मैं खींच रहा हूँ, ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, बुलक कार्ट, ठीक है, जो कि कार्ट को खींच रहा है। तो हमारा एग्जांपल हो जाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रहा हो। निगेटिव वर्क का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक मूविंग व्हीकल था, गाड़ी थी, जिस पर मैंने ब्रेक अप्लाई किया, लेकिन वो तुरंत नहीं रुकेगा, कुछ देर बाद रुकता है। फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल हो जाए तो निगेटिव, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ये भी हो सकता है थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री तो कॉस 90 जीरो, इसको हम बोलते हैं जीरो वर्क। जीरो वर्क कब आता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री मतलब एक कूली अपने सिर पे सामान रख करके चल रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन,
क्योंकि ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड, और कूली चल किधर रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 हुआ, डेट मीन्स 0 हो जाएगा। वर्क डन बाई वेट, वर्क डन बाई वेट mg फोर्स कितना होगा, 0 होने वाला है। ठीक है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ये तो क्या था, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, 10 न्यूटन लगा था तो 10 ही न्यूटन आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मैं फोर्स की वैल्यू को पल पल बदलता रहूं, पल पल बदलता रहूं मैं। जैसे मान लो टग ऑफ वॉर का गेम हो रहा है, रस्सी खींचते हैं जो, पहले एक लोग पकड़ खींच रहे थे, मैं उसको पकड़ के खींच रहा हूँ, आ रहा था वो आगे, मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, वो आगे आ रहा था, तब तक उसके पीछे एक और आदमी आ गया, अब मुझे ज़्यादा फोर्स लगा खींचना पड़ेगा, तब तक एक और आ गया, अब मुझे और ज़्यादा फोर्स लगा खींचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या, अगर पल पल मेरा फोर्स बढ़ता जा रहा है, मीन्स मेरा फोर्स अगर वेरिएबल है, मतलब मेरी फोर्स की वैल्यू बदलती जा रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग को या किसी भी तुम रबर को खींचोगे, हल्का से खींचोगे, ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, जितना ज़्यादा खींचते जाओगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं। स्प्रिंग इसी तरह से, स्प्रिंग को जितना ज़्यादा कंप्रेस करोगे या स्ट्रेच करोगे, जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आ रही बात, वहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है हमारा, वेरिएबल हो जाता है। तो वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स कैसे निकालेंगे, अब ज़रा ध्यान से समझना, हेडिंग डाल लो, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, मतलब फोर्स की वैल्यू पल पल बदलते जाएगी। तो अब एक चीज बताओ खुद सोच करके, अगर फोर्स की वैल्यू बदलती जा रही है तो क्या तुम W इज इक्व टू एफ एस कॉस थीटा लगा पाओगे, खुद सोच करके बताओ। सर नहीं लगा पाएंगे हम लोग, हम नहीं लगा सकते हैं, हम नहीं लगा पाएंगे उसमें। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, सपोज करो ये एक ग्राउंड था हमारे पास, जिस पर मैंने एक ब्लॉक बनाया था ये, और इस पर मैंने लगाया है फोर्स F, इधर से लगाते हैं फोर्स, फोर्स लगाया F, जो कि क्या है, फंक्शन ऑफ x है। मतलब जितना ये आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग मेरा फोर्स भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। या टाइम का फंक्शन मान लेते हैं, टाइम का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टाइम है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, 10t है, मान लो फोर्स मैं लगा रहा हूँ 10t, तो 0 सेकेंड में फोर्स कितना लगेगा, 0 सेकेंड में फोर्स कितना लगेगा 0, 1 सेकेंड में कितना लगेगा 10, 2 सेकेंड में कितना लगेगा 20। तो क्या हर सेकेंड में फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हर सेकेंड फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और सपोज करो तुम इस ब्लॉक को यहां से लेकर के यहां तक डिस्प्लेस करके लाए हो, तो क्या तुम डायरेक्टली F इंटू एक्स कर सकते हो क्या, एफ एस कॉस थीटा लगा पाओगे तुम यहाँ पे, नहीं लगा सकते हम, क्योंकि वो क्या होता है, वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है। जब एक कांस्टेंट फोर्स हो, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, मैं किसी एक इंस्टेंट पर, मान लूंगा ये ब्लॉक हल्का सा आगे बढ़ा है dx, हल्का सा एकदम बहुत मामूली सा आगे बढ़ा है, एकदम मामूली सा आगे बढ़ा है, मतलब जो भी मैंने आगे बढ़ाया डिस्प्लेसमेंट की लिमिट को मैंने बहुत छोटा किया है। क्यों छोटा किया, ध्यान से सुनना, ये ब्लॉक यहां आ गया होगा कि नहीं, यहां कहीं आया होगा, बोलो, dx का मतलब इतना ज्यादा हल्का सरका होगा कि नहीं। अब खुद सोच करके बताना, अब ये फोर्स यहां पे लग रहा होगा, फोर्स ऐसा कुछ लग रहा होगा कि नहीं, हल्का सा फोर्स लग रहा होगा वहां पे। अब सर हमने एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करवाया उसको, तो क्या वहां मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये गैप इतना कम है, इतना कम है ये। मान लो जैसे यहां पे था ऑब्जेक्ट हल्का सा, यहां था हल्का सा आगे, तो क्या फोर्स की वैल्यू बदली क्या, हल्का सा आगे। जब यहां तक ले जाऊंगा तो 1 सेकेंड का अंतर आएगा, मैंने बहुत मामूली सा डिस्प्लेस करा, हल्का सा एकदम, समझ रहे हो बात को ना, हल्का सा डिस्प्लेस करवाया, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट, फोर्स तो कांस्टेंट है सर अभी भी, तो मैं यहां पर कंसीडर कर सकता हूं कि फोर्स कांस्टेंट है। अब यहां से लेकर तुम यहां तक डिस्प्लेस करवाए हो, क्या एक छोटा वर्क डन है कि नहीं है, बहुत छोटा वर्क डन है। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं कंसीडरिंग
एफ टू बी कांस्टेंट फॉर डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, मैं वहां पे फोर्स को कंसिडर कर सकता हूं कि नहीं कांस्टेंट, क्योंकि हल्का सा डिस्प्लेस करवाया है ना हमने, एकदम मामूली सा डिस्प्लेस करवाया है। अरे भाई ये तो सकल इसी बना के तुम बैठते हो ना। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और जस्ट इसके बगल में चिपके हुए 2.00001, क्या ये दोनों में अंतर है? कोई अंतर है क्या? नहीं कोई अंतर है। तो सर मैंने मामूली से डिस्प्लेस करवाया तो मैं फोर्स को कांस्टेंट मान सकता हूं वहां पे, फोर्स इज अ कांस्टेंट। जैसे ही फोर्स कांस्टेंट हुआ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो छोटा सा वर्क डन निकलेगा कि नहीं, एफ इंटू डी एक्स, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो कॉस्ट 0 1 हो जाएगा। लेकिन सर मुझे तो चाहिए इस ब्लॉक को मैं यहां तक लेकर के आया हूं, टोटल मान लो मैं लेकर के आया हूं इसको x, मुझे ये चाहिए सर। तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स हो जाएगा कि नहीं। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग छोटे छोटे एफ डी एक्स, छोटे छोटे वर्क को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे नेट वर्क मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं किस पर, स्प्रिंग फोर्स पे। इसी का एप्लीकेशन होता है स्प्रिंग फोर्स पे, हम लोग निकालते हैं क्या, वर्क के वैल्यू को। नोट करो, एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ये सबसे बेहतरीन क्या है, एप्लीकेशन है स्प्रिंग फोर्स। हम सबको पता है सर, एक स्प्रिंग में, ध्यान से सुनना, एक स्प्रिंग बनाया मैंने, और यहां पर मैंने एक ब्लॉक लगा रखा है। सही है, हम लोग पढ़े थे जब फोर्स चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि जैसे ही इस ब्लॉक को मैं इधर डिस्प्लेस करूंगा, मींस फोर्स एफ लगा करके इस ब्लॉक को जैसे ही मैं आगे की तरफ खींचूंगा, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा, अपने आप को रीस्टोर करना चाहेगा, रीस्टोर करना चाहता है अपने आप को, अपने शेप को रीगेन करना चाहेगा। जैसे स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ोगे वापस अपने शेप में आ जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि जब मैं फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा हूं तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा होगा, अंदर की तरफ, तभी तो अपने आप को रीगेन करेगा वो। सही है ना। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होता है, वो अपने शेप को रिस्टोर करना चाहता है, जो कि डिपेंड करेगा किस पर, डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है। जितना ज्यादा तुम उसको खींचोगे, जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उतनी तेज स्प्रिंग तुमको अंदर की तरफ खींच रहा होगा। और ये हमको बताया था हुक ने, हुक्स लॉ, बाई हुक्स लॉ हमको पता है, बाई हुक्स लॉ हमको पता है, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। जितना ज्यादा तुम स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा हाथ पे तुम्हारे दबाव आएगा, मीन्स उतना ज्यादा फोर्स से कोई अंदर की तरफ खींच रहा है तुमको। सही है ना। तो सर जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया गया था तो याद होगा, और ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है इसीलिए माइनस आता है, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखे थे, जहां पे के क्या बताता है, स्टिफनेस, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये, या इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट भी लिखते हैं हम लोग। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को ही हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी लिखते हैं। अरे पूरा एनालिसिस करवाया था, तोड़ने पर कितना होगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना होगा, फोर्स वाले चैप्टर में सारा एनालिसिस करवाया गया है। तो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट इसको हम बोलते हैं। अब सर मुझे इसी से वर्क देखना है। अब खुद एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक थोड़ा सा आगे आएगा, जब ये ब्लॉक थोड़ा सा और आगे आएगा तो ये स्ट्रेच कंडीशन में होगा, स्ट्रेच्ड कंडीशन में होगा कि नहीं होगा, खिंचा हुआ होगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा वापस चला जाएगा अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे। सही है ना, यहाँ तक सबको समझ में आता है। तो सर यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पल पल बदल रही है कि नहीं, ये तो अप्लाइड फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ध्यान से सुन लो इस बात को, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। रिस्टोर करना चाहेगा अपने आप को, अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा वो, रिस्टोर करना चाहता है। ठीक है सर, यहाँ तक हमको बात समझ में आती है। सिंस एफ एस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, जितना मैं आगे ले जाऊंगा उतना ही फोर्स बढ़ता रहेगा। तो फोर्स क्या है,
सिंस एफ एस इज अ वेरिएबल फोर्स, एक ये वेरिएबल फोर्स है, तो देयर फोर वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू, अभी अभी पढ़ा है, एफ एस डी एक्स लिख दूं। सपोज करो ये ब्लॉक यहां से लेकर के यहां तक गया है, एक्स डिस्ट, है ना, ब्लॉक यहां से लेकर यहां तक मैंने खींचा है एक्स टोटल, फाइनली मैं ब्लॉक को यहां पर लेकर आना चाहता हूं, तो इंटीग्रेटिंग लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? जीरो से लेकर के एक्स तक, वैल्यूज को पुट करो, इंटीग्रेट करते हैं अब, माइनस के एक्स डी एक्स, जीरो से लेकर के एक्स तक, के कांस्टेंट है, माइनस कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, बचेगा कितना? एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स, माइनस के एक्स का कितना हो जाता है? एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो टू एक्स, तो मतलब आंसर कितना आएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा वर्क डन होता है किसी भी स्प्रिंग फोर्स से, माइनस के एक्स स्क्वायर, वर्क डन कितना होगा? माइनस के एक्स स्क्वायर। सर माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या हुआ? जैसे ही तुम इसको आगे यहाँ तक खींच करके ले आओगे, इसके अंदर स्टोर होगा, इस पूरे सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आगे चल के हम इसी को बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल्स हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस तो बढ़ जाता है, निगेटिव वर्क को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जब ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इतना वर्क हुआ है, W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, निगेटिव, निगेटिव आने का मतलब यही हुआ कि निगेटिव वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर काम किया गया है। और सही बात भी है, मैं इसको खींच रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर मैंने काम किया है। जो भी काम कंजर्वेटिव फोर्स करता है वो बॉडी के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यही पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर ही पोटेंशियल एनर्जी होता है। आगे चल के लिखा जाएगा उसको, ठीक है, आगे लिखवाऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ तो एप्लीकेशन कर रहे हैं ना हम लोग, तो वर्क डन कितना आएगा स्प्रिंग फोर्स से? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या था? वेरिएबल था। अब ध्यान से सुन लो, कंपटीशन के पेपर में वेरिएबल फोर्स पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, वेरिएबल फोर्स दे देगा, वर्क डन निकालने को बोलेगा, तो याद रखना जब भी फोर्स वेरी कर रहा होगा तो इंटीग्रेट करके ही निकलेगा, और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, इस पे नोट करो पहले। क्वेश्चन पूछा गया है, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है? 2 + x है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है कि नहीं? x की वैल्यू 1, 1.5, 2, क्या फोर्स वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। अरे x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो कितना आएगा? 3 न्यूटन, 2 रखूंगा तो क्या आएगा? 4 न्यूटन, मतलब 2 से 4 के बीच में फोर्स वेरी कर रहा होगा। अब फोर्स वेरी कर रहा है और वर्क पूछा जा रहा है हमसे, तो क्या बोला था? वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है कि नहीं होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू क्या दी गई है? 2 + x dx, लिमिट कहां से कहां तक जाएंगे? 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि x की लिमिट कहां से? 1 से लेकर 2 तक। अब ये इंटीग्रेट करने नहीं आया, ये हो जाएगा 2x + एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से लेकर के 2 तक। अपर लिमिट पहले पुट करो, 2 × 2 + 2 स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, 2 × 1 - 2 1 स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4, 4 बाई 2 2, -2 -1 बाई 2, 4 2 से 2 कट जाएगा, 4 में से 1 हटाएंगे तो कितना बचता है? 3 बाई, नहीं 4 2 8, 7 बाई 2 ना, 7 बाई 2 जूल, 7 बाई 2 आएगा। गड़बड़ हुआ है कहीं पे? ठीक तो है, 3.5 जूल। 7 बाई 2 का मतलब कितना होगा? 3.5 जूल, 3.5 जूल। तो इसमें दिक्कत क्या थी? इतना तो आसान था ही है।
हाँ